धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश ही नहीं दुनिया भर के समाचारों की, और फोकस करते हैं गाजा यानी फिलिस्तीन से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। क्योंकि आप जानते ही हैं कि गाजा इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, और महाशक्तियां छोटे से संगठन हमास के सामने हारती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि फिलिस्तीन के लोगों को अपनी जानें भी बहुत ज्यादा कुर्बान करनी पड़ रही हैं, जिसमें तादाद महिलाओं और बच्चों की ज्यादा है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ रोजाना की तरह फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी यानी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। ये यूट्यूब आपके चैनल से क्या दुश्मनी निकाल रहा है, फिर बंद कर दिया? हाँ, फिर से बंद कर दिया। कहते हैं कि मैं डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ। हालांकि यूट्यूब को मैं जो देखता हूँ किस तरह का डिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है वो नहीं है। हाँ, यह है कि मैं जियोनिस्ट रिजीम और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हमेशा बोलता रहा हूँ, और ये बंद करें ना करें मैं वो जारी रखूंगा जहाँ तक मेरे विचारधारा की बात है, चाहे वो देश हो या विदेश हो। जी, जो वो कहते हैं, क्या उसका वो कोई प्रमाण भी पेश करते हैं कि आपने ये डाला, इसका सच ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि आपका स्ट्राइक हो गया, ये वाला आपने ऐसा ऐसा किया है। क्या किया वो नहीं कहते हैं। उस वीडियो को मैं दोबारा देख नहीं सकता क्योंकि उसे हटा दिया गया है। वो कहते हैं कि आप चाहें तो आप इसके खिलाफ मतलब आप फिर से आवेदन डाल सकते हैं। तो आवेदन एक दो बार मैंने डाला है, बाकी सब लिख दिया है कि बकवास से डालने का कोई मतलब नहीं है। तो डालने में कहते हैं कि नहीं, इस पर निर्णय लिया गया है। आपका आपका जो भी वो था, फिर से दोबारा अपील जो डाला था वो बेमानी है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं और आपका हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए हम आपको बैन करते हैं। लगता है कोई आपके चैनल के पीछे लग गया है, यूट्यूब को शिकायतें भेजता रहता है। इसकी संभावना तो पूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर का रुख करते हैं जो हमारे पास आ रही है भारतीय सेना से जुड़ी हुई। सीडीएस बने अनिल चौहान, जिनकी नियुक्ति पर ही बहुत सारे सवाल थे कि उनसे ज्यादा कई सीनियर लोग मौजूद हैं, वो सेना में ना सुधार के लिए बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। क्या जानकारी है सर? जनरल अनिल चौहान उस तरह के फेमस नहीं है जो हमारे पिछले सीडीएस थे जो हेलीकॉप्टर उसमें मारे गए। तो बिपिन खैर रावत। हम इन जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, दीपक रावत की, लेकिन उनकी बात अभी छोड़ दें। एक डीएसएससी होता है, डिफेंस सर्विसेज का स्टाफ कोर्स होता है, जो तकरीबन 400 लोगों को पढ़ाया जाता है मिलिट्री साइंस पे, और 1 साल की पढ़ाई के बाद से बड़ा गहन होता है, छुट्टियां बड़ी कम होती है, और साल भर के अंदर में करीब 1.5 से 2 साल की पढ़ाइयां करवाते हैं। वेलिंगटन यानी तमिलनाडु में होता है, और मद्रास यूनिवर्सिटी से लास्ट में एमएससी इन मिलिट्री साइंस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसमें कई चीफ गेस्ट आते हैं, तो नेचुरली सीडीएस को बुलाना था। तो वहां पाक उन्होंने कहा था कि हम कई चीजों पर विचार कर रहे हैं जो न्यूज में आया, मीडिया में। वहां पे क्या एग्जैक्ट बोला वो मुझे नहीं पता है। उन्होंने कहा कि अब युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। उनका इशारा निश्चित रूप से चीन की तरफ होगा, कि चीन का जो फॉर्मेशन है, हमारा ब्रिगेड जैसे आर्मी का है, नेवी का इक्विवेलेंट जो होता है, एयरफोर्स का स्क्वाड्रन होता है, नेवी का फ्लीट होता है, वो अलग अलग तरीके का होता है। चीन का जो ब्रिगेड है वो अपने आप में उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, यानी वो समुद्र किनारे लड़े, उस ब्रिगेड के अंदर में नेवी का भी पार्ट होगा, एयरफोर्स का भी डायरेक्टली उससे कनेक्शन होगा, या खुद का हेलीकॉप्टर होगा। और उसके तुलना में हमारी ब्रिगेड अब बहुत कमजोर पड़ गई है। ब्रिगेड के ऊपर 3 ब्रिगेड मिला के डिवीजन उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तो इसके उन्होंने कहा है सुधार का मतलब कि हमें ये चीज समझना होगा। कहा होगा साइबर स्पेस, स्पेस से वॉरफेयर, ये सारी बातें, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, हालांकि हमारे यहाँ वो है, रशिया की मदद से कुछ बना है, रशिया में फिर जा रहा है, जहां तक सुनने में आया है, न्यूज में है, उस पर कहा है। और दूसरा जो बड़ा उन्होंने ध्यान दिया है कि अभी तक जो हम लोग देखते थे इंटर सर्विसेज राइवलरी, यानी आपस में एक दूसरे से काफी प्रतिद्वंदिता होती थी, जिसके कारण बहुत सारे मुहिम, बहुत सारे जो एक्सरसाइज होते थे वो अच्छी तरह सफल नहीं हो पाते थे। अब इनको किया गया है कि ऐसा कोशिश किया गया है कि इनको बनाया जाए। जैसे चाइनीज ब्रिगेड को ले लें तो उस ब्रिगेड कमांडर आर्मी का नहीं होगा, वो बदल के होगा, कभी आर्मी, कभी नेवी, कभी एयरफोर्स। किस तरह से वो काम करेगा ये थोड़ा बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो उस इंटर सर्विसेज की राइवलरी के जगह पे कोऑपरेशन,
इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी एक दूसरे के समान करें और एक दूसरे के बारे में जाने, एक दूसरे के हथियार को भले ही इस्तेमाल ना कर पाए। अब एक इन्फेंट्री का कमांडर भले ही वो ब्रिगेडियर लेवल का हो, हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकता। हमारे आप हेलीकॉप्टर या फाइटर को लाके आप उसको तोप में बिठा दे तो बेचारे की बैंड बच जाएगी। नेवी का जो फ्रिगेट कमांडर है या जो भी है, उसका कैप्टन है, उसको यहाँ पर ला दे, रेत पे बिठा दे कि भैया तुम टैंक लेके चलाओ और करो, तो मुश्किल होगी। तो किस तरह से होगा इसकी वो बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। हाँ, जहां तक इसकी बात है, एक लाइन जरूर बताऊं, अग्निवीर की बात है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आते ही उसे हटा देंगे। इससे भारतीय सैनिक और पूरे वो लोग जो भारतीय सही में पेट्रियाटिक हैं उसका बड़ी समर्थन करेंगे। इस पे इन्होंने कोई बात संभवतः नहीं की। जी, आपकी जानकारी से 2-3 सवाल, खबर थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मेरे जहन में पैदा हुआ और मैं चाहता हूं हमारे व्यूवर्स के जहन में वो पहुंचे। पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि भैया जो ये जहाज उड़ाने वाला है वो तोप नहीं चला सकता, जो तोप चलाने वाला है वो पानी का जहाज नहीं चला सकता। ये तमाम तरीके की बातें आपने आसान अल्फाज में बताई, लेकिन सरकार तो ऐसे ही करती है। वित्त मंत्री से जवाब पूछो तो रक्षा मंत्री आता है, रक्षा मंत्री से पूछो तो विदेश मंत्री आता है। ऐसा लगता है जैसे किसी मोहल्ले की रामायण चल रही हो कि आज हनुमान गायब है, किसी पान वाले को पकड़ लाओ। तो जिस सरकार के दौर में सब हो रहा है, उस सरकार के दौर में क्या ये बातें चल पाएंगी? ये लोग पेपर टाइगर है। जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बोलते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर होता है, खुद नहीं बोलते हैं। यह दूसरी बात, ये लोगों ने किस तरह का जवाब दिया है, किस तरह का बकवास से करते हैं, वो बात अलग है। जब युद्ध होता है तो जान लेने और जान देने की बात होती है, बिल्कुल अलग चीज है। और ठीक वहां है। की और जी, प्रधानमंत्री तो दिव्य ज्ञान रखते हैं, वो बता देते हैं भैया बादल आए हुए हैं, पाकिस्तान पे अटैक कर दो, राडार पकड़ नहीं पाएगा। आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में सेना को सोचना पड़ रहा है। रडार के बारे में क्या बताएं, उस समय बड़ा हो ही गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन था वह रडार था, इसीलिए कि हम जहाजों को बादल के ऊपर या पृथ्वी ऐसे गोल है तो इधर से जहाज आ रहा है तो इधर से रडार लगा हुआ है या जो भी है, आंखों से नहीं नजर आता था, आपको ऊपर जाके बैठना पड़ता तब यहां नजर आएगा। तो उसके लिए रडार का इन्वेंशन हुआ ताकि बादल के ऊपर, पीछे और बहुत दूर की चीज को हम रेडियो एक्टिविटीज के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा भेज को उसको करेंगे। बादल होने से बल्कि उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। यह उल्टी बात है। अब प्रधानमंत्री ने कहा हमारे लोग यदि उसके ऊपर करें और इसलिए वहां पे किसी दुश्मन के क्षेत्र में चले जाए कि बादल छाया हुआ है और ऊपर से चले जाए तो बेचारे बेमौत मारे जाएंगे। छोड़ दीजिए उनकी बात, उनको जो मर्जी आता है वो करते रहते हैं। नहीं नहीं, एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मैंने कहा 3 सवाल उठाऊंगा। प्रधानमंत्री का डंका जब चारों तरफ बज रहा है, वही गब्बर सिंह वाले स्टाइल में 50-50 मील दूर तक, तो क्या ऐसे में सेना को और मजबूत करने, सुधार करने की जरूरत है क्या? पहले ही डर इतना कायम है आसपास के इलाके में। सेना में जहां तक अग्निवीर आ रहे हैं, अच्छा यह भी बता दूं कि मैंने कहा कि यहां का कमांडर वो नहीं कर सकता है। अभी की जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी की बात है या इंटर कोऑपरेशन की बात है, ट्राई सर्विसेज की या फोर्थ सर्विसेज, कोस्ट गार्ड को मिला लें, तो इनकी ये कि हम समझे उनके बात, उनके जो स्टाफ होंगे, जैसे मान लीजिए मैं एयरफोर्स वाला, मुझे आर्मी नेवी के उसमें डाल दिया, तो आर्मी का स्टाफ होगा मुझे बताने के लिए। आप एक आईएएस आईपीएस को बिठा देते हैं डॉक्टर के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर, कबाड़ा तो करता है, बात अलग है, लेकिन यहां पर कबाड़ा करने से नहीं, यहां पर तो जीत और हार की बात है। इसलिए बड़ा मुश्किल काम है, उसको बेसिक नॉलेज सीखना पड़ेगा और उसमें ट्रेन तो हो नहीं सकता है, तो निश्चित है वह उसको करना पड़ेगा। और जहां तक हमारे यह जो मिलिट्री के ऊपर आके बैठ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे वो आईएएस मतलब जो मिस्टर डोभाल हैं या उस तरह की चीज आते हैं, वो आदेश देना शुरू करें तुम क्या करो क्या ना करो, तो इसकी संभावना है कि हम अधिक समय में गड़बड़ करेंगे ना कि सही करेंगे। जो जिसका काम है उसको करने दो। जी, चलिए, जो जिसका काम है उसको करने दो। तो बात करते हैं पाकिस्तान की। यहाँ के प्रधानमंत्री पहुंच गए सऊदी अरब, मुलाकात होनी थी एमबीएस से, लेकिन वहां पर बहरीन का वली अहद यानी युवराज भी आ गया। वो क्यों आ गया सर? जिस तरह से डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज जो बढ़े हैं पूरे विश्व भर में, केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि पूरे फिलिस्तीन के समस्या को लेकर, और हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, यूरोप में या यूरोपियन यूनियन की, नेटो की, रशिया चाइना की, अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव चीन पहुंचे हुए हैं, ये तीनों वहां पे बैठ के इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन इनका मुख्य बहरीन का कोई रोल हाल फिलहाल में नहीं था, हालांकि तीनों की तीनों अभी पाकिस्तानी परस्त हैं, वह साफ नजर आ रहा है। तो उनकी ये नजर आ रही हो कि किस तरह हम अपना जो भी हमारा क्षेत्र था, यह
अमेरिकी परस्त है ये लोग, तो किस तरह से अमेरिका के जो आधार खत्म हो रहा है, इसराइल के कारण जो खत्म हो रहा है, और किस तरह से अरब वर्ल्ड में जनता खड़ी हो रही है, तो हम लोग किस तरह से अपनी बचाएं। जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है, वहां के भी राजा हैं, MBS है, यह भी मोहम्मद बिन खालिद है, यह भी इनको समस्या लग रहा होगा। बहरीन छोटा सा देश है, बड़े बड़े देशों में हंगामा हो रहा है, यहां भी हो सकता है, क्या करें। इस तरह से ये लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के यहाँ जब गड़बड़ी हो, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को सत्ता को बचाएं। किस तरह से हम बैलेंस बनाने की कोशिश करें, जिसमें पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री को भेजा गया, वह भी उनको नए नए बने, बड़ा अच्छा लग रहा है, दुनिया में दौड़ रहे हैं, कोशिश कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं क्या करते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल होने आप वाला नहीं है, रास्ता बिल्कुल वही है आपने इनका। सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहला ही दौरा विदेश का, और वो भी सऊदी अरब में, और बहरीन के साथ बैठकर कोई संयोग नहीं हो सकता। चीन का रुख कर लेते हैं। उसने एक शांति प्रस्ताव दिया है यूक्रेन को। जी हाँ, उसने यूक्रेन नहीं, रशिया को भी दिया है, जिसका एक तरह से रशिया ने समर्थन किया है कि बड़ा बढ़िया है। इन्होंने पॉइंट वाइज करके 6 या 8 वो दिए हैं, साल भर पहले भी तकरीबन दिया था, जिसको यूक्रेन ने पूर्ण खारिज कर दिया था। और हम्म, यूक्रेन से जेलेंस्की का कहना है कि हमारा ही है कि रशिया केवल वहीं से नहीं पीछे जाए जहां की अभी 2022 के बाद से आगे बढ़ा है, बल्कि 2014 से भी, जैसे क्रीमिया को उसने अपने अंदर ले लिया चुनाव करवा के, वहां से भी पीछे हटे, तभी शांति हो सकता है। हालांकि अभी यूक्रेन बुरी तरह हार रहा है, और ट्रंप ने भी खुलेआम कह दिया है कि यूक्रेन को मानना पड़ेगा कि जो क्षेत्र अभी रशिया ले चुका है, उससे हो सकता है उसके एक्स्ट्रा भी देना पड़े। ट्रंप भी नहीं मान रहे, क्या होगा ट्रंप के आने के बाद, वो देखने की बात है। तो चीन ने एक जनरल प्रस्ताव किया है कि केवल अभी के युद्ध का ना देखे, कारण देखे कि युद्ध क्यों शुरू हुआ है। युद्ध शुरू होने के कारण वो 2014 से मान रहा है, जिसमें अमेरिका का हाथ, नेटो का हाथ है। उन कारणों को हटाया जाए उसके बाद से, यानी इसका मतलब है कि यूक्रेन को डीनाजीफाई किया जाए, यूक्रेन को डीमिलिटराइज किया जाए, यूक्रेन को कहीं से भी नेटो का सदस्य नहीं बनने दिया जाए, यानी ताकि वो चीजें मान ली जाए जो रशिया कर रहा है। मुझे नहीं मानता कि, लगता कि वाशिंगटन कहीं से भी इनको मानेगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल आपने सही लाइन कही है आखिर में कि अमेरिका ये शांति स्थापित नहीं होने देगा। यूएन जो है ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट को लेकर क्यों चिंता जता रहा है? जी हाँ, ये जापोरिजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 2022 के पहले वो यूक्रेन के अधीन था, लेकिन 2022 से जब युद्ध शुरू हुआ, रशियन फोर्सेज आगे बढ़ी, वो कीव तक पहुंच गई, यानी वहां की राजधानी, और तथाकथित रूप से सेकेंड फेज के लिए उन्होंने काफी अपने सैनिक वापस किए, लेकिन जापोरिजिया के इस हिस्से को अपने अंदर रखा। यूक्रेन लगातार वहां बमबारी करता रहा है, यूएवी भेजता रहा है, और कई बार उसने काफी इसमें मतलब तोड़फोड़ भी की, सफल हुआ। और इसमें यहां तक IAEA, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उन्होंने चिंता व्यक्त की, क्योंकि यदि सही में एक्सप्लोजन हो जाता है, उसका रोकना नामुमकिन है। और केवल यह जापोरिजिया नहीं, बल्कि यूक्रेन और रशियन के हिस्सा और पूर्वी यूरोप तक उसका रेडिएशन का असर पड़ेगा, बहुत ही भयानक असर होगा। और इसलिए अभी फिर से वहां पे IAEA का वहां पर एक दस्ता बैठता है, आके रेगुलर निगरानी कर रहा है। जब से ये संधि हुई और यूक्रेन को मानना पड़ा, अमेरिका और फ्रांस जर्मनी माने, कि उनको लगा भैया ये हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसको होना ज्यादा आसान है। और फिर से एक UAV आता, मारा, 2-3 लोग बुरी तरह घायल भी हुए। हालांकि अभी तक कोई मटेरियल डैमेज, जहां तक उस प्लांट की बात है, नहीं हुआ है, लेकिन उसने चिंता व्यक्त की है कि फिर से शुरुआत ना हो जाए। और कोई ठिकाना, एक ही यदि भारी बॉम्ब आके हो जाता है और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है, तो यह केवल जापोरिजिया, यूक्रेन, रशिया नहीं, बल्कि पूरे यूरोप और विश्व के लिए कहें तो एक खतरा पैदा कर सकता है। जी। जिस रूस में आतंकी हमले भी होने लगे, और आप कह रहे हैं कि आतंकवाद आज जो है जंग का, युद्ध का जो एक हिस्सा बन चुका है, अगर वो इस ओर ध्यान देने लगा या उसने इसको टारगेट किया तो कुछ भी हो सकता है सर। बड़ी भयानक स्थिति होगी। आप कोशिश करके आप ईरान को रोक रहे हैं, पाकिस्तान को आप तो ना रोक सके, इसराइल के पास है छोटे मोटे एयर और भी जहां तक है। नॉर्थ कोरिया तो खैर काफी पावरफुल हो चुका है। हाँ, ये कि उस तरह के हथियार उसको चलाने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ती है, हमेशा रेडीनेस नहीं रहता है। नॉर्मल जैसे कि 47 है, गन लेके है, केवल उसका मैगजीन आपने भरा और लॉक अनलॉक किया और शुरू हो गया, ये नहीं कर सकते हैं। इसको डी एनर्जाइज किया था, एनर्जाइज करने में 6-7 दिन लगते हैं।
बाय द वे नॉर्थ कोरिया ने सॉलिड फ्यूल भी करवा लिया है अब, जिसको एनर्जाइज करने में केवल 1 दिन लगता है। इसलिए अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान के लिए खतरा बढ़ गया। पहले उनको शायद मिलता सैटेलाइट से पिक्चर की तैयारियां चल रही है। तो इसलिए आतंकियों के हाथ में तभी जा सकता है जब वहां का सत्ता, जैसे ईरान का सत्ता जो है वह आतंकियों के हाथ में चला जाए। लेकिन यह पूरे विश्व के लिए खतरा तो है जी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। रूस समर्थित जीत गए हैं चुनाव स्लोवाकिया में। जी हाँ, आपको याद होगा, आपने ऐसे प्रश्न उठाया था कि जब हुआ था चुनाव करीब 1 महीना पहले, 1 या 1.5 महीना पहले, तो वहां पे वहां के संविधान के हिसाब से 50% से अधिक आना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, तभी वो राष्ट्रपति माना जाएगा, नहीं तो दोबारा चुनाव होगा। और अभी जो हार गए हैं, पहले उनको सबसे अधिक मिला था, तकरीबन उनको 42% मिला था। और जो विपक्षी जो अभी जीत गए हैं उनको उस समय केवल 35-37% मिला था, और लेफ्टिस्ट जो थे तो 12% थे। मैंने कहा था कि यदि लेफ्टिस्ट, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री लेफ्टिस्ट है, यदि उनका समर्थन इन्हें मिल जाए तो दोनों को जोड़ के 50% हो जाएगा। हुआ वही। सेकेंड राउंड में यह लेफ्टिस्ट के मदद से, हालांकि उसी पार्टी से निकले हुए हैं, इस चीज को समझे कि जो अभी प्रधानमंत्री उनके पार्टी से ये निकले हुए हैं, चूंकि ये ज्यादा लिबरल हैं कहते हैं, लेकिन अब उन्हीं के मदद से राष्ट्रपति बने, और इसलिए रूस के समर्थन में ज्यादा जाएगा। हालांकि ये नेटो और यूरोपियन यूनियन के बाद से अलग होने की बात नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं कि अब हम वॉर के लिए नहीं जाएंगे। इन लोगों ने बंद कर दिया है ऑलरेडी, जो उनका जो भी वेपन्स, आर्म्स, अम्युनिशन जो यूक्रेन का जा रहा था, ना जा रहा था, तो यह नेटो के लिए और पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए एक धक्का है जी। जापान अपने बॉन्ड बेच रहा है, बेचने भी चाहिए, उसका देश है, तो अमेरिका क्यों परेशान है? अमेरिका का, मैंने बार बार कहा है कि 34-35 खरब, ट्रिलियन मतलब, या 34-35 खरब ही माने, डॉलर का उसके ऊपर कर्ज है। और इस कर्ज का मतलब, जैसे जापान ने वहां से बॉन्ड खरीदा, अमेरिका के अंदर भी खरीदा, बाहर से लोगों ने, सऊदी अरेबिया ने खरीद रखा है, चीन ने खरीद रखा है। इन लोग बेचना शुरू करें तो अमेरिका को वो पैसे वापस देने पड़ेंगे। जापान के जो जिन्होंने लगाए हैं, यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनको लगा कि भैया बुड़ने वाला है, यह तो मतलब एक तरह का जुआ खेलना, उनको लग रहा है कि बड़ा हुआ खरीद लो। और वो भारी संख्या में उन्होंने खरीदा, और अचानक अमेरिका को लगा कि ये तो सारा उनका अर्थव्यवस्था ही बुड़ जाएगा, क्योंकि यह तो चेन रिएक्शन, वो खरीद रहा है तो शायद चीन भी खरीदना शुरू करे, और इसी के चक्कर में समझौता। देखिए किस तरह से आर्थिक आधार है। वहां के भी प्रधानमंत्री किशिदा जो भी हैं, वो पहुंचे वहां, बाइडेन जी पहुंचे हुए, बाइडेन से बात कर रहे हैं, और ये दोनों कह रहे हैं कि भैया यदि इस तरह से आपने बॉन्ड खरीदना खत्म किया, केवल सेंसेक्स नहीं बढ़ेगा बल्कि हर जगह की कारोबार ठप होना शुरू हो जाएगा, और फिर से यदि हम चले गए रिसेशन में, आर्थिक मंदी में चले गए, शिथिलता में चले गए, तो नौकरियां खत्म होगी। अभी हमारे यहाँ अमेरिका के यहाँ चुनाव होने वाला है, जापान की भी आर्थिक स्थिति है, इनके प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी रेटिंग बुरी तरह डाउन हो रखा है। इसलिए कुछ करो। तो ये लोग अपने अपने कॉर्पोरेट्स को और चीन को भी समझाएं कि भैया अभी हमारा स्थिति बुरा है, जब अच्छे दिन आएंगे तब खरीद लेना। मतलब चीन ने जो है खरीद के रखा है, जब चाहे इनको वो औंधे मुंह गिरा सकता है। पोलैंड से खबर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां पर रूढ़िवादी लोग सत्ता के करीब पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, पढ़ना तो वही, या तो अब लेफ्ट बढ़ेंगे, राइट बढ़ेंगे, सेंटर बढ़ना ज्यादा दिन तक संभव नहीं है। कांग्रेस की ही सत्ता के कारण आज भाजपा फिर से सत्ता में वापस आई, चूंकि लेफ्ट बुड़ गया यहाँ पे, नहीं तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं। और वहां के लेफ्ट 34% अभी तक, जहां तक इनका चुनाव का जो गणना अभी नहीं शुरू हुआ है, पोल एग्जिट में पता चला है कि ऐसा है, और ये बढ़ रहे हैं। और यह जो है पूरे विश्व के लिए, केवल पोलैंड के लिए, पूरे विश्व में जहां जहां बढ़ रहा है, चूंकि वास्तविक क्रांतिकारी दल जो है अपने आप को लेफ्टिस्ट करके ही चुनाव के माध्यम से ही, चाहे ईवीएम हो चाहे बैलेट बॉक्स हो, उसी तक सीमित है। और जनता के जो इच्छाएं उनकी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनको क्या चाहिए? उनको नौकरी चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको स्वास्थ्य चाहिए, उनको घर चाहिए, शांति चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। बल्कि पोलैंड एक वह जगह बन गया है जहां के, आपको याद होगा कि वहां के किसानों ने भयानक आंदोलन किया था, जो अभी जारी है। जितने ट्रक यूक्रेन से गेहूं, चावल और वो सब आ रहे थे, बाली यानी मकई तो के, सवाल तो यही पैदा होता है ना सर कि किसान आंदोलन भी हुआ और फिर भी दक्षिणपंथी जीत रहे हैं। किसान आंदोलन, अब उनको चूंकि लेफ्ट वहां उस तरह का नहीं मजबूत हो रहा, लेफ्ट और डाउन हो गया, करीब 13-14% में आके टिक गए। लेफ्ट नहीं उनको बढ़ा पा रहा है, किसान आंदोलन के पीछे रहे हैं।
आप देखिए भारत में आदिवासियों को एक करने में और तथाकथित रूप से उनको हिंदू राष्ट्र में लाने में आरएसएस आ गए। उन बेचारों को क्या पता है? उनको कुछ जाके मदद दे दिया, वहां स्कूल खोल दिया, वहां तुम क्यों बन रहे हो तुम क्रिश्चियन, उसके खिलाफ आवाज लगाई, उनके पीछे लग के उनको किया और वह उनका सोशल बेस बन गया। वहां पे लेफ्ट को होना चाहिए था कि सही में तुम्हें एक समान अधिकार चाहिए, पूरे भारत में जीने का तरीका चाहिए, भारत के मुख्य अंग में आना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट क्या सिर्फ जो जितने भी हैं सिर्फ एसी के रूम में बैठ के जो है क्या काजू किशमिश खा रहे हैं? बिल्कुल वही वाले लेफ्ट हैं। ये लेफ्ट सही में लेफ्ट नहीं है। आज पूरे विश्व भर में बहुत कम ही लोग बच गए हैं जो वास्तव में लेफ्ट हैं, जो सही में अपने देश में मजदूर वर्ग और किसानों की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। जी। एलन मस्क की बैंड क्यों बजा रहा है ब्राजील? एलन मस्क तो मतलब अपने तरफ से कहें तो इतनी पूंजी है, इतने पैसे हैं, विश्व के नंबर 1 या नंबर 2 पे बने रहते हैं जहां तक धनी होने की बात है। ब्राजील की सरकार ने कुछ केस किया, वहां के सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि कुछ ऐसे ट्विटर करने वाले हैं या एक्स करने वाले हैं, आईडी बनाए हुए, जो कि ब्राजील के खिलाफ हमेशा आग उगल रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं, इनके खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, उनको बैन किया जाए। एक्स ने कहा कि हम नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हमारा आदेश है, तुम्हें मानना पड़ेगा। इस पर एक्स यानी एलन मस्क ने कहा कि यह जो है ब्राजील के संविधान को नहीं मान रहे हैं, इनको हटा देना चाहिए, इनके खिलाफ जो है मानहानि का दावा लाना चाहिए, करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो यह तो मतलब हमारी बेइज्जती की बात हो रही, तौहीन कर रहे हैं, हमारे न्याय व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, और इस पर फिर से हो रही है। और हो सकता है बहुत जबरदस्त इनके ऊपर पर डे के हिसाब से कुछ लाखों में मतलब है डॉलर उस पर जुर्माना लगा सकते। इस पर एलोन ने कहा कि तुमको जुर्माना लगाना जो भी करना, मैं नहीं छोड़ूंगा, घाटा ही होगा, मैं ब्राजील छोड़ देंगे। अब देखते हैं उसमें कौन जीतता। आपको याद होगा व्हाट्सएप के खिलाफ भी यहाँ की देश की सरकार ने किया था और व्हाट्सएप झुक गया क्योंकि मुनाफा जो था वह इतना भारी संख्या में क्या था कि वाकई में एक्स के जरिए कुछ ब्राजील में गड़बड़ की जा रही है, या वहां की सरकार लोगों की अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है अदालतों के रास्ते से? अभी जो हाल फिलहाल में जीते थे लूला, और अभी सुप्रीम कोर्ट के जो वहां जज हैं, इन लोगों का आपस में काफी बनता है। ये लोग सेंट्रिस्ट है, ये लोग एक्सट्रीम राइटिस्ट नहीं है। बोल्सोनारो जो पहले के थे राष्ट्रपति जो जीते थे, जिनके काल में 70 से 80 बिलियन डॉलर अमेरिका यहां से उठा के ले गया, और जीतने के बाद से वो भाग के अमेरिका, हारने के बाद से भाग के वो अमेरिका चला गया। अभी ये आए हुए। और इनका जहां तक एक्स के मालिक का है, इन्होंने अपनी वहां पे स्थापना की थी, कई एकड़ में है, जो कि स्पेस सैटेलाइट से जो बांट रहे हैं, ये जो रेवड़िया कर रहे हैं और पूरे विश्व भर में अपना जो फैला रहे हैं, उसके खिलाफ इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की। और इन लोगों ने, एक्स ने, अभी के जो राष्ट्रपति हैं जो कि प्रो पीपुल हैं कुछ हद तक, और उसके खिलाफ इन लोगों ने जहर शुरू फिर से किया था ताकि बोल्सोनारो वगैरह आ जाए। जबकि बोल्सोनारो के ऊपर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है कि तुमने झूठ बोला, तुमने इतने की है, तुम अब चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसलिए अब एक्स या ट्विटर या ये एलोन मस्क नाराज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जहां इनके खिलाफ की सरकार होगी वहां ये अपने इन संसाधनों के जरिए उस सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का काम करेंगे। ब्राजील की खबर इस बात पर मोहर भी लगा रही है। गाजा से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। बताया जा रहा है कोई जंगली पौधा है जिसे खाकर भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं गाजा के लोग। जी हाँ, ये जंगली पौधा, मैं इसके बारे में जानकारी कर रहा था। खोबेजा या खोबेजा जो भी इसको कहें, यह तकरीबन एक तरह का जंगली पौधा है जो साग की तरह होता है। यदि पालक साग कहें तो पालक तो बड़ा बढ़िया हमारा होता है, और उसी तरह का जैसे जंगली गोभी होता है, बिल्कुल उसके बीच में कहें तो इसको यदि आप गर्म करेंगे तो सूप के रूप में मतलब पी सकते हैं। हालांकि जो गरीब लोग हैं वहां पे, केवल यही नहीं बल्कि सीरिया, इनसे सटे हुए जो लोग हैं, लेबनान के लोग भी पीते रहे। और यहाँ पे जो बंदी हो गई है, इनको कोई भोजन नहीं मिल रहा, बाहर से तो नहीं आ रहा है, और जो भाग भी नहीं सके बेचारे, मजबूरी में फिर से इनको निकाले, सड़क के किनारे पाए जाते हैं। अब उसमें भी लूट मरेगी, अब ये होगा तो उसको काट के धो धा के उबालते हैं, और थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के नमक, नींबू में भी नहीं मिल रहा, जरा सोचिए, नींबू मिला सकते थे इसको करते, और काट के मतलब वो करके थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए, और ऊपर से कुछ डालते मसाला वगैरह, वो भी उनके पास नहीं है, और वो पी के किसी तरह से जिंदा है। जी। ये जो सेना हटा रहा है इजराइल सर, ये उसकी रणनीति का हिस्सा है या वो यहाँ से भाग रहा है, क्या समझ आता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण एक्चुअली ये चीज हुआ है। यह केवल साउथ गाजा में नहीं, जहां से नीचे में
खान यूनिस से सिटी में, जहां ये अंदर घुस भी गए थे और लग रहा था कि अब उसको कैप्चर करेंगे, हो सकता हफ्ते 2 हफ्ते में, लेकिन यह संभव नहीं हो रहा था। मैंने 2-3 दिन पहले इसकी चर्चा की थी। बल्कि रफा में भी आक्रमण करने वाले थे। तो अब यह पूरे के पूरे गाजा से जो लंबा है, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ से, इनकी सेनाएं, केवल नॉर्थ में एक दो जगह है, एक ब्रिगेड या 1.5 ब्रिगेड रखा, वो भी इस डर से कि ऊपर से मतलब यहाँ तो हमास है, ऊपर से हिजबुल्ला वाले कहीं ना आ जाए, वो ना आ जाए, इसलिए पूरे के पूरे वापस आ गए। कई कारण हो सकते हैं। पहली बात, हम इजराइल की तरफ से ले, जो इजराइल ने कहा है कि हम जो है अब इस तरह से आक्रमण नहीं करेंगे, अब हम रेड करेंगे। रेड तो वह सेना करती है, यानी छापामार युद्ध वह लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, वो छुपे हुए कहीं है, जहां मौका देखा वहां किया। इजराइल की तो डिफेंस फोर्सेस वह एक रेगुलर आर्मी है, काफी ताकतवर है, उसको रेड करने की क्या जरूरत, जब उसके पास टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सब हैं, जो कि हमास के पास नहीं है। हमास के पास केवल रॉकेट्स हैं और उसने जो सुरंग बना रखी है। नंबर 2, अभी इजराइल के डिफेंस के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि हाँ, हमें नुकसान सहना पड़ा है। कहा है कि करीब 1000 हमारे इजरायली सैनिक मारे गए। हालांकि ये झूठ है, ना भी तो कम से कम 2000 और उससे ज्यादा अधिक, यदि कहे तो 4-5 हजार तक मारे गए हैं। लेकिन जो बुरी तरह घायल हुए हैं वो तकरीबन 3 गुना, 2.5 गुना से 3 गुना होता है, यानी 15,000 लोग ऐसे लोग मारे गए हैं, मतलब घायल हुए हैं, जो कि बुरी तरह है, वापस सब लड़ाई में नहीं आ सकते। किसी का हाथ गया, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और तीसरे, वैसे लोग भी जिनको ऊपर प्रताड़ना, एक तरह से इस तरह की मतलब आतंक उनके दिमाग पे है, बगल में पटाखा छूटा, मरते हुए देखा, किसी का वो होते हुए देखा, अंग भंग होते हुए देखा, वह लोग इतने डर गए हैं, जिसकी बीमारी की हमने बात की थी, एक तरह का मेंटल ट्रॉमा डिजीज है, कि वह अब नहीं लड़ सकते हैं। तो दूसरा कारण ये हुआ कि उनकी कमजोरी। तीसरा, इन्होंने बड़ा आसान लगा था कि पानी ला देंगे, जो सुरंग है उसमें भर देंगे, ये लोग चूहे की तरह भाग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमास की ताकत में भले ही उनके 15 से 20% मारे गए हो, लेकिन लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे भी पैलेस्टीनियन फोर्सेस के जो हैं वह लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, और जब भी आईडीएफ ने कोशिश की है वह बुरी तरह पीछे हटे हैं, वो आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो सके कहीं पे भी। चौथे, हिजबुल्ला का भी जबरदस्त रूप है। उधर हुतीज भी कर रहे हैं, उन्होंने करीब 90 शिप पे किया हुआ है। और अंतिम जो एक और महत्वपूर्ण, हालांकि मेरा सोच है, कोई जरूरी नहीं कि सही हो, आप देखेंगे कि ईरान ने कहा था कि वह बदला लेगा इजराइल से, जो उसके दूतावास पर आक्रमण हुआ। इस बीच में यह भी खबर आई कि ईरान और अमेरिका में किसी तीसरे माध्यम से आपस में बातचीत हुई है, और ईरान यह माना कि वह अमेरिकी ठिकानों पर नहीं मारेगा, और अमेरिका यह माना कि मान लिया कि यदि वह इजराइल पर आक्रमण करता है तो वह ईरान से बदला नहीं सधाएगा। यानी दोनों की गुपचुप बात तकरीबन ओपन सी हो गई है। और इसलिए इजराइल पे अब दबाव आ रहा है कि भैया यदि लड़ाई हो जाएगा तो इजराइल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए इजराइल अब जो अभी इजिप्ट में और जगह कैरो में जो बातें चल रही है, इजराइल अब युद्ध बंदी के लिए मान रहा है, उसके लिए पीछे हट रहा है। कुछ लोग वैसे ये भी कह रहे हैं कि जो हिजबुल्ला की तनातनी चल रही है लेबनान के बॉर्डर पर, वहां जंग शुरू होने वाली है, इसलिए यहाँ से फौज हटा के वहां ले जाई जा रही है। वह भी एक कारण है, इसीलिए एक ब्रिगेड को वहां रखे हुए, उससे नहीं हटाए हुए, ताकि उसको एक झटका ना मिले। लेकिन रफा में करा कि हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इजराइल की अभी तरह कहें तो यह उसकी केवल अब पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक हार नहीं हो रहा है पूरे विश्व भर में। अंदर में कल लाखों लोग, हजारों आ रहा, लाखों लोग खड़ा हो गए रिजाइन नेतन्याहू करके। तो इजराइल का मतलब जहां छिया लेदर हो रहा है, ये शब्द हमारे बिहार में चलता है, थोड़ा सिलसिले मैंने किया। दूसरी तरफ मिलिटरली भी उसको उतनी ताकत नहीं मिली, वो हार रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक हवा बनाया गया था कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज है, एयरड्रोम उनके पास ऐसा है, वो सब गुड़ गोबर साबित हो चुका है। अगली खबर का रुख करें तो वो आती है हमारे पास अमेरिका से ताल्लुक रखते हुए। अमेरिका के युद्धपोत समेत हुतियों ने 5 निशानों पर हमला किया है। हाँ, मैंने जहां कहा 90, अभी तक 5 में, और इस बार सीधे के सीधे एक अमेरिकी युद्धपोत भी है जिसको डैमेज हुआ, लेकिन अमेरिका ने अभी तक उसका डिटेल नहीं दिया हुआ है। और यूके का जो था 3 जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इजरायली लिंक था, यानी उनका ज्वाइंट ओनरशिप होगा, जो भी होगा, और ये सब उसके लिए सामान दे के जा रहे थे, उन्होंने मारा है। इसके साथ साथ वहां के ब्रिगेडियर जनरल, यानी यमन आर्म फोर्सेस के जो है, हमेशा आते रहते हैं, स्मार्ट बंदा है देखने में, जो भी उसने यह कहा है कि यदि नहीं मानता है अमेरिका और इंग्लैंड,
तो पूरे के पूरे लाल सागर यानी रेड सी को पूरे सीज कर देगा। अपने 30 से 50 हजार सैनिक हैं उनको मार्च कर देगा, रवाना कर देगा इजराइल के खिलाफ। यह भी कारण इजराइल की मतलब थोड़ी सख्ते में है। और तीसरा कहा है कि वही नहीं, आसपास भी जहां भी उसने ठिकाने हैं वह सब हम जितने रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं हमारे पैलेस्टीन रेसिस्टेंस फोर्सेस, वो हर जगह हम करेंगे, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो या अमेरिका का जहां भी हो, तो क्या सऊदी अरेबिया से। इसीलिए ईस्ट सीरिया में हमला हुआ है आज अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर? जी हाँ, यह भी है। उतने दिन से शांत था, ईरान का इसमें हाथ हो ना हो, लेकिन वह हुआ है। और उस पे काफी जबरदस्त विस्फोट भी हुआ है। डैमेज का भी खुलासा नहीं है। और अमेरिका ने जल्दी जल्दी बाकी जगहों से, मतलब वहीं पर जो ठिकाना था वहां पे आग बुझाने के लिए, वहां पे रीइंफोर्समेंट करने के लिए बोल रहा है। पूरी तरह से अफरा तफरी होगी। यह जबरदस्त अटैक हुआ है जी। बर्नी सैंडर्स के ऑफिस में आग लगा दी गई है सर। ये बर्नी सैंडर्स बेचारे अकेले हैं, हालांकि लोकप्रिय भी हैं। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद हमेशा जीतते रहे। पिछले 2 चुनाव में, यानी 2020 या उसके पहले 2016 में, ट्रंप के खिलाफ और अपने खुद डेमोक्रेट्स के बाइडेन के खिलाफ उन्होंने अपनी पर्ची भरने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पार्टी ने, डेमोक्रेटिक पार्टी उनकी तो है नहीं, लेकिन उन्होंने आवेदन दिया था। और काफी संघर्ष के बाद से इन्हें हरा दिया गया, किनारे कर दिया गया। उन्होंने नहीं माना। और कोई मन फिरा मन चला आके, ऐसे ही आके उसने कुछ थोड़ी सी पेट्रोल या कुछ डाला, आग लगा दिया और सडनली वो लोग भागे। आग बुझा दिया गया, वो बंद हो गया है। लेकिन वही है कि ना उनकी सिक्योरिटी है, ना कुछ है, ना कोई देखभाल है। क्या यहूदी जो लोग हैं वो इनको निशाना बना रहे हैं, या कोई बाइडेन भक्त है या ट्रंप भक्त है? कौन निशाना बना रहा है इनको? कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनसे कोई खतरा नहीं है, ना इनको टिकट मिलने वाला है, ना इनके खिलाफ है लड़ने वाले। होगा तो बाइडेन वाला ही होगा लेकिन या इसराइल यहूदी के वाला खिलाफ तो होगा। बोल ही रहे हैं ना, लगातार हाँ इसराइल के बिल्कुल खिलाफ तो। बिल्कुल। नहीं तो ट्रंप अभी उसमें नहीं आएंगे। ट्रंप सत्ता आने के बाद करेगा। ट्रंप डायरेक्टली बोलता है, अभी ट्रंप के लोग उसमें नहीं आना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया बड़ा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है भैया जो जांच कर रहे हो, हमारे जो लोग वहां मारे गए हैं WC से जुड़े हुए, उसके लिए विशेष सलाहकार नियुक्त कर रहा है। अब विशेष सलाहकार क्या करेगा? कहता है कि आईडीएफ जो जांच करेगा, यानी इसराइल जो जांच करेगा, उसको ओवरव्यू करेंगे, यानी उसको देखेंगे कि सही ढंग से हो नहीं रहा है। और इस बकवास का क्या मायने है? जाएंगे, चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, या वहां जो चीज होता है वो खाएंगे, मिलजुल के करेंगे, अपनी बातें और बढ़ाएंगे, और बस यही खत्म हो जाएगा। और क्या होने अपने वाला है? यहाँ की जनता को मतलब एक जुमला दे दिया है। बिल्कुल वही हो रहा है। चूंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी सिटीजन भी मारे गए हैं। और देखिए किस तरह से इसराइल उसको कह रहा है। इसराइल कह रहा है कि जानबूझ के इन 3 गाड़ियों को हमास ने इस तरह से भेजा, इतने दूरी पर घुमा फिरा के, कि हमें संदेह पैदा और हमने मार दिए। बदमाशी की भी हद है। कितने भोले हैं। जर्मनी के खिलाफ जो जनसंहार का आरोप लगाया था निकारागुआ ने गाजा के मामले को लेकर, उस पर ICJ अदालत सुनवाई करने जा रही है। इस खबर को कैसे देखते हैं सर? जी हाँ, कार्रवाई तो शुरू होने ही वाली है। जर्मनी ने कहा कि नहीं, हम इसके लिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब जनसंहार होता है, आप सीधे के सीधे उसमें साथ नहीं भी है, जैसे अभी इसराइल कर रहा है फिलिस्तीन के खिलाफ, लेकिन आप उसको मदद कर रहे, उस तरह का हथियार भेज रहे हैं। अब वो वाला जो नैरेटिव था, हमें समझना होगा, जो शुरुआत में 2-3 महीने तक इसराइल और पूरे अमेरिका और नेटो और यूरोपियन यूनियन चला, कि इसराइल को हक है आत्मरक्षा करने के लिए। और चूंकि हमास ने आक्रमण किया, 2000 इसराइलियों को मार दिया, सैनिकों को मार दिया, औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया, हालांकि ना वो सिद्ध हुआ ना ये हुआ। अब वह नैरेटिव बदल चुका है। अब पूरे विश्व भर में नैरेटिव यानी कहानी यह हो रही है कि भाई हमास को पूरा अधिकार है कि वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। और इसमें जर्मनी नंबर 2 है अमेरिका के बाद से इसराइल को आर्म्स अम्यूनिशन भेजने में। और वहां पे सुनवाई होती, वो भी निकारागुआ के द्वारा। साउथ अफ्रीका तो खैर है ही है, और बाकी देश आते हैं, तो इसका बड़ा पॉजिटिव है। और उसको खत्म करके अब हमास को, अब बहुत कम लोग कहने वाले रह रहे हैं धीमे धीमे कि वह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और हर समझौते, हर संधि के पीछे, हर बातचीत के पीछे, कि इसराइल से भी जो बात हो रहा है कैरो में, वहां हमास का भी प्रतिनिधि होगा। यदि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तुम क्यों जा रहे हो? तो हमास बिल्कुल की जी। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि भाई एक तरफ तो कह रहे हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है, और दूसरे उसके साथ बैठकर बातचीत भी कर रहे हो, समझौते भी कर रहे हो। इस जंग से हमास का कद बड़ा है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो एक ऑरा बना हुआ था इसराइल का, वो इसराइल ही नहीं अमेरिका का भी टूटा है पूरी दुनिया के सामने। इस जंग के बाद शायद दुनिया एक नए रूप में नजर आने वाली है। और ICJ में जो मामले जा रहे हैं
वो भी बहुत कुछ परिणाम लेकर सामने आएंगे ही। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।